तो अब तक पढ़ा हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन दो तरीकों से होता है। पहला तरीका है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है केमिकल्स कंट्रोल। कितने तरीकों से होता है? दो। पहला नर्वस कंट्रोल, दूसरा केमिकल कंट्रोल। तो कितने प्रकार के कंट्रोल है बॉडी में? दो। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये दो कंट्रोल कौन कौन से हैं। राइट, हेडिंग है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये दो चीजों के अंडर में होता है। दो चीजों के अंडर में होता है। पहला है न्यूरल कंट्रोल और दूसरा है केमिकल कंट्रोल। एक न्यूरल कंट्रोल और एक केमिकल कंट्रोल। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे न्यूरल कंट्रोल। उसके पहले एक लाइन एनसीईआरटी की देखेंगे। हमारी बॉडी टिश्यू की नीड के अकॉर्डिंग, नीड या डिमांड बोल दें, कि डिमांड के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी टिश्यू की डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा रेस्पिरेटरी रिदम, हमारी बॉडी के डिमांड के अकॉर्डिंग हमारी रेस्पिरेटरी रिदम मेंटेन या मॉडरेट हो सकता है। मेंटेन या मॉडरेट हो सकता है। तो बताइए, हमारे पास ये क्षमता है कि हम अपने रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन भी कर सकते हैं और मॉडरेट भी कर सकते हैं। मेंटेन का मतलब होता है अगर घट रही है सांस तो बढ़ाएंगे, बढ़ रही है तो घटाएंगे, यानी कि श्वसन दर को मेंटेन रखेंगे। यानी ब्रीदिंग रेट को 12 से 16 पर मिनट हमें एडजस्ट करके रखना है। इतने पे हमें रोक के रखना होता है, ना घटने देना है ना बढ़ने देना है। 12 से 16 प्रति मिनट तक ब्रीदिंग रेट को मेंटेन करना है। अच्छा, और अगर मॉडरेट का मतलब हम उसे चेंज भी कर सकते हैं, यानी हम उसे कम भी कर सकते हैं। यहां मॉडरेट का मतलब हो जाएगा बदलना, हम उसे बदल भी सकते हैं। बताइए क्या सीखे आप? हमारी बॉडी के टिश्यू की जरूरत के अकॉर्डिंग हमारा रेस्पिरेटरी रिदम जो है, रेस्पिरेटरी रिदम मेंटेन भी हो सकता है या मॉडरेट भी हो सकता है। मेंटेन का मतलब है 12 से 16 प्रति मिनट करना है। ये तो ना इससे घटने देना है ना इससे बढ़ने देना है। ठीक है, ये बॉडी अपने आप मेंटेन कर रही है। लेकिन जरूरत पड़ने पर मान लो आप दौड़ने लगे, अब आपकी बॉडी की ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ गई कि घट गई? बढ़ गई। और CO2 ज्यादा निकलेगा कि कम निकलेगा? ज्यादा निकलेगा। उस समय आपके श्वसन दर को 16 से भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो 16 से ज्यादा करने के करोगे तो फिर क्या बोलेंगे इसको? मॉडरेट। यानी आपने श्वसन दर को चेंज कर दिया, यानी मॉडरेट कर लिया। समझ में आई बात? हमारी बॉडी श्वसन दर को 12 से 16 प्रति मिनट तक क्या करती है? मेंटेन भी करती है, और जरूरत पड़ने पर श्वसन दर को हम बदल भी सकते हैं। और ये काम कौन करेगा? ये काम, ये वर्क
न्यूरल कंट्रोल में होगा कि केमिकल कंट्रोल में? अभी दोनों में से एक कंट्रोल, पहले न्यूरल कंट्रोल। ये काम न्यूरल कंट्रोल के अंडर होता है, ये काम न्यूरल कंट्रोल के अंडर होता है। ये काम किस कंट्रोल के अंतर्गत होगा? न्यूरल कंट्रोल के अंतर्गत होगा। ये काम न्यूरल कंट्रोल के अंतर्गत होगा। तो हमारी बॉडी का टिश्यू अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग क्या करता है? श्वसन दर को मेंटेन भी कर सकता है और उसे बदल भी सकता है, यानी मेंटेन भी कर लेगा और उसे चेंज भी कर सकता है। रिदम, रिदम, रेस्पिरेशन रिदम। तो हमारी बॉडी श्वसन दर को मेंटेन भी कर सकती है और मॉडरेट भी कर सकती है। मेंटेन करने का मतलब है ब्रीदिंग रेट को 12 से 16 प्रति मिनट तक रखना है, और मॉडरेट का मतलब होता है जरूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार इसे चेंज भी किया जा सकता है। जैसे एक्सरसाइज के समय ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, जॉगिंग के समय या रनिंग के समय ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। और ये काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम। ये काम हमारा नर्वस सिस्टम करता है, राइट। अब हमारी ब्रेन का एक पार्ट है, हमारी ब्रेन का एक पार्ट है ये हमारा ब्रेन है। अब हमारी ब्रेन का एक पार्ट होता है, ब्रेन में भी 3 भाग होते हैं। ब्रेन में 3 भाग होते हैं, ये आगे का भाग है, ये बीच वाला भाग है, ये पीछे का भाग है। तो ये होता है आगे का भाग, इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। ये बीच वाला भाग है, इसको क्या बोलेंगे? मिड ब्रेन। और एक होता है पीछे वाला भाग, ये वाला भाग है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क, है ना। तो जो ये हिंड ब्रेन है, इसमें भी 2 भाग हैं। देखो, एक ये वाला भाग है और एक ये वाला भाग है। तो इस वाले भाग को बोलते हैं, इस वाले भाग को बोलते हैं पोन्स, और इस वाले भाग को बोलते हैं मेडुला। पूरा नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा, लेकिन शॉर्ट में एनसीईआरटी लिखी है मेडुला। पूरा नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा, शॉर्ट में बुलाएंगे मेडुला, और पोन्स को पोन्स ही बुलाते हैं, राइट। ये हो गया। अब पहले सेंटर जान ले कि इसके अंदर कुछ सेंटर्स हैं। यहाँ पे 2 सेंटर है, यहाँ पे एक सेंटर है, पहले उसका नाम जान ले, उसका नाम है आरआरसी। क्या नाम है? आरआरसी। पूरा नाम सुनो, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अभी बोला था ना कि हमारी बॉडी रेस्पिरेटरी रिदम, हमारी बॉडी रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन भी कर सकती है और मॉडरेट भी कर सकती है। तो ये रेस्पिरेटरी रिदम का मतलब वही श्वसन संबंधित अभिक्रियाएं। तो यानी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। बताओ, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को क्या बोलते हैं? आरआरसी। वो ये रहा, वो ये रहा आपका आरआरसी। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ये रहा, आरआरसी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। इसके बगल में एक और सेंटर है, इसके बगल में एक और सेंटर है, ये, इसका नाम है सीएसए। क्या नाम है इसका? सीएसए। सीएसए, सीएसए का पूरा नाम होता है कीमो सेंसिटिव, कीमो सेंसिटिव एरिया। अब देखो, सी फॉर कीमो, एस फॉर सेंसिटिव, ए फॉर एरिया। इतनी बातें क्लियर हो गई। पोन्स में एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं न्यूमो टैक्सिक सेंटर।
न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो पहले तो यहीं से एक क्वेश्चन बन सकता है, बताइए हिंड ब्रेन में कितने भाग होते हैं? दो, पहला, दूसरा, मेडुला। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां पाया जाता है? तीसरा क्वेश्चन, आरआरसी कहां पाया जाता है? सर मेडुला में पाए जा रहे हैं। अच्छा, आरआरसी के पड़ोस में कौन सा सेंटर होता है? पड़ोस का मतलब होता है एडजेसेंट, पड़ोस का मतलब होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है पास पड़ोस में, है ना? तो आप बताओ आरआरसी के एडजेसेंट में कौन सा सेंटर पाया जा रहा है? हाँ, तो सीएसए। सीएसए का पूरा नाम देखो, ये सारे तो न्यूरल कंट्रोल करेंगे, लेकिन ये केमिकल कंट्रोल करेगा। तभी नाम पड़ा कीमो। कीमो मतलब केमिकल, कीमो मतलब केमिकल, केमिकल कंट्रोल। राइट, समझ में आई बात? पहले ये जल्दी से ड्रॉ करिए, फिर आगे बढ़े जल्दी से, बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए, जरा सिंपल सा फिगर है। कितनी बातें क्लियर है कि फोर ब्रेन में दो भाग होते हैं, सॉरी, हिंड ब्रेन में दो भाग होते हैं, पहला पोन्स, दूसरा मेडुला। पोन्स में होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर और मेडुला में होता है आरआरसी। आरआरसी का पूरा नाम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और आरआरसी के एडजेसेंट यानी उसके पास पड़ोस में सीएसए होता है। सीएसए का पूरा नाम होता है कीमो सेंसिटिव एरिया, कीमो सेंसिटिव एरिया, कीमो सेंसिटिव एरिया। हो गया? ये किसके पड़ोस में है? एडजेसेंट मतलब होता है पास पड़ोस। टू आरआरसी, ये आरआरसी का पड़ोसी है, आरआरसी का पड़ोसी है। अब हम जानेंगे कि कौन सा सेंटर क्या करता है। अब हम कोशिश करेंगे कि कौन सा सेंटर क्या करता है, ये आपको बताया जाए। देखो, जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम है, देखो इसका नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये प्राइमरी सेंटर है। सबसे प्राइमरी सेंटर कौन है रेस्पिरेशन रिदम के लिए? आरआरसी। सबसे प्राइमरी सेंटर कौन है रेस्पिरेटरी रिदम के लिए? आरआरसी। नाम में ही छुपा हुआ है। देखो, मैं पूछूं रेस्पिरेटरी रिदम कौन कंट्रोल करता है? सर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। बोलो, रेस्पिरेटरी रिदम कौन कंट्रोल करता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। बढ़ा जाए आगे। तो जल्दी से तब तक बताइए, हिंड ब्रेन में कितने भाग होते हैं? दो, पहला पॉन्स, दूसरा मेडुला। अच्छा, सबसे अंतिम भाग ब्रेन का क्या है? मेडुला। दिख नहीं रहा है क्या? ब्रेन का सबसे अंतिम भाग क्या होता है? मेडुला। ब्रेन का अंतिम भाग क्या है? मेडुला। दिख रहा है? देखते हुए भी जवाब नहीं देते आप लोग, ठीक है ना? फिर आगे बताओ, मेडुला में आरआरसी होता है कि पोन्स में आरआरसी होता है? मेडुला की पोन्स? बताओ भाई। हाँ, मेडुला। अच्छा, फिर आप बताओ, मेडुला में जो आरआरसी होता है, उसके बगल में एक पड़ोसी बैठा है, पड़ोसी का नाम सीएसए। अच्छा, फिर आप बताओ, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ होता है? पोन्स में होता है, ये होता है पोन्स में।
और यहाँ ये तो बड़ा आसान है, P फॉर न्यूमोटैक्सी सेंटर, P फॉर पोन्स। सही है। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक सेंटर का काम देखते हैं। आरआरसी का क्या काम है, जैसा कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है। इसके नाम में छुपा है कि ये रेस्पिरेटरी रिदम को रेगुलेट करेगा, रेस्पिरेटरी रिदम को रेगुलेट करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये नॉर्मल इंस्पायरेशन व नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन व एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है। यानी सामान्य ब्रीदिंग को ये कंट्रोल करता है। नॉर्मल इंस्पायरेशन में कितने सेकंड लगे थे, 2 सेकंड। एक्सपायरेशन में कितने सेकंड लगे थे, मतलब ये एक ब्रीदिंग में कितना टाइम लेगा, हाँ एक ब्रीदिंग जो है उसमें टाइम लेगा, याद करो 5 सेकंड्स। तो यानी ये कितनी, 1 मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग करेगा, 12 से 16, ठीक है ना, ब्रीथ करेगा। और ये यही इसका काम है कि इसको 2 सेकंड के लिए मेंटेन करना, इसको 3 सेकंड के लिए मेंटेन करना। यानी एक ब्रीदिंग में 5 सेकंड से ना कम टाइम लगने देना, ना ज्यादा टाइम लगने देना। इसका मतलब 1 मिनट में हम 12 से 16 बार सांस लेंगे, और ये कंट्रोल कौन कर रहा है, आरआरसी। तो सर हमको आरआरसी का काम पता चल गया। अब एक और सेंटर था जिसका नाम था न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये कहाँ था पता है ना, पोन्स में। ये भी पता था कि मेडुला में था, ये सब पहले बता चुका हूं। अब आप देखो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो पोन्स में उपस्थित था, इसका क्या काम है, ये बॉडी की आवश्यकता अनुसार, ये बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग, ये बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग ब्रीदिंग रेट को चेंज कर सकता है। मैंने क्या बोला, बात समझे, ब्रीदिंग रेट को चेंज कर सकता है। ये 12 से 16 के बियॉन्ड भी जा सकता है, ये 12 से 16 के बियॉन्ड भी जा सकता है। ब्रीदिंग रेट को 12 से कम करने की औकात भी है और 16 से ज्यादा करने की औकात भी है। बताओ, ब्रीदिंग रेट को घटाने और बढ़ाने या चेंज करने की औकात किसके पास है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये ब्रीदिंग रेट को चाहे तो 12 से कम कर सकता है, चाहे तो 16 से ज्यादा कर सकता है। तो ये ब्रीदिंग रेट को चेंज करके ब्रीदिंग रेट को चेंज कर सकता है, ब्रीदिंग रेट को चेंज कर सकता है। अब एनसीईआरटी ने कैसे लिखा है, ये क्या करता है, एक्चुअली ये क्या करता, क्या है, ये इंस्पायरेशन के टाइम को कम कर देता है। देखो जरा ध्यान दो, देखो ये मैंने क्या बोला, किसके टाइम को घटाएगा, ये इंस्पायरेशन के टाइम को रिड्यूस कर देता है। जब ये इंस्पायरेशन के टाइम को रिड्यूस कर देगा, तो जरा सोचो, हमने मान लिया, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, पहले समझा दूं फिर नोट करना। हमने मान लिया कि अब ब्रीदिंग, अब इंस्पायरेशन का टाइम 2 सेकंड तो नहीं होगा, है ना, कितना हो जाएगा, उससे कम। हमने मान लिया कि ये लेस देन 2 सेकंड है, लेकिन चलो एक क्वेश्चन करने के लिए ये 1.5 सेकंड मान लें, ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। 2 सेकंड से कम कर दिया, मान लिया 1.5 सेकंड, हालांकि इतना ये फिक्स वैल्यू नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, 1.8 भी कर सकता है, 1.9 भी कर सकता है, 1.75 भी कर सकता है, जैसी बॉडी की नीड होगी, है ना, वैसे कर सकता है। मतलब ये इंस्पायरेशन के टाइम को रिड्यूस कर देता है। चलो इंस्पायरेशन के टाइम मैंने भी रिड्यूस मान लिया। अच्छा बताओ, अगर इंस्पायरेशन के टाइम रिड्यूस हो गया तो एक्सपायरेशन का टाइम अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। सर ऐसा क्यों, ऐसा आप क्यों कह रहे हो सर
क्यों? सांस कम खींचेंगे तो बाहर निकालेंगे भी तो कम। सांस कम खींच रहे हैं, अच्छा 2 सेकंड में ज्यादा सांस जाएगी कि 1.5 सेकंड में? ज्यादा एयर कब जाएगी? 2 सेकंड में कि 1.5 सेकंड में? 2 सेकंड में। अब एयर कम समय के लिए जा रही है तो कम एयर पहुंचेगी। फेफड़े में एयर कम है कि ज्यादा? अगर कम एयर है तो कम एयर तो निकालेंगे, तो एक्सपायरेशन का टाइम भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये अपने आप कम हो जाएगा। देखो इसने इंस्पायरेशन के टाइम को कम किया, एक्सपायरेशन के टाइम को नहीं छेड़ा, लेकिन जब इंस्पायरेशन के टाइम कम हो जाता है तो एक्सपायरेशन के टाइम अपने आप चेंज हो जाता है सर, ठीक है ना? तो ये भी हो जाएगा लेस देन 3 सेकेंड। अपने हम लोगों ने मान लिया 2.5 सेकेंड, ठीक है? अब जरा जोड़ो, पहले एक ब्रीथ में कितना टाइम लग रहा था, अब बताओ एक ब्रीथ में कितने टाइम लगेगा भाई? सर 4 सेकेंड लग रहे हैं, 4 सेकंड लग रहे हैं, तो 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करेंगे? 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करेंगे? सुनो 60 सेकंड से भाग दे दिया करो। अब बताओ कितनी हो गई? 15। पहले मिनिमम कितनी बार कर रहे थे? अरे यहां पे 60 से भाग दो 5 को, कितना आ रहा था? 12। अब देखो कितना आ रहा है? 15। यानी ब्रीथिंग रेट पहले 12 थी और अब 15 हो गई। बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? इसका मतलब इसने ब्रीथिंग रेट को बढ़ा दिया। कैसे? बाय डिक्रीजिंग द टाइमिंग ऑफ इंस्पायरेशन। इसने इंस्पायरेशन के टाइम को घटाया जिससे ब्रीथिंग रेट बढ़ गई। सही है? एनसीईआरटी में तो नहीं दिया और आएगा भी नहीं, लेकिन मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूं, कराऊंगा नहीं लेकिन समझा दूंगा, ताकि मेडिकल कॉलेज में भी जाओगे तब भी ये सारी चीजें काम आती है। बेस यही का होता है। माना कि इसने इंस्पायरेशन के टाइम को बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा 2.5 सेकेंड, एग्री हो? तो ये टाइम भी बढ़ जाएगा। सर ये 3.5 सेकेंड मान लेते हैं, 2.5 और 3.5 कितना होता है? सर 6 सेकेंड हो गया, 6 सेकेंड हो गया। अब बताओ, अब 60 को भाग दो 6 से, 10 हो गया। यानी अब की बार इसने ब्रीदिंग रेट को घटा लिया, जैसी जरूरत वैसा कर लेगा। लेकिन अगर सिंगल चॉइस हो तो ये वाला लिखना, वाला मत लिखना जो मैंने बताया, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। हालांकि मेडिकल कॉलेज में आएगा, लेकिन फिर भी हमको ये लेके चलना है। आपके सिलेबस में ये वाला केस नहीं दिया है, पर ऐसा होता है, ऐसा होता है। समझने में क्या बुराई है? सही है? तो आप समझ गए। यानी तभी मैंने बोला था ये बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग ब्रीदिंग रेट को चेंज कर सकता है, मतलब घटा भी सकता है। और लेकिन एनसीईआरटी ने कौन सा केस दिया है? बढ़ाने वाला कि घटाने वाला? बढ़ाने वाला, बढ़ाने वाला। ये ब्रीदिंग रेट को बढ़ाएगा बाय डिक्रीजिंग द टाइमिंग ऑफ इंस्पायरेशन। राइट? इज दैट क्लियर? अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो नोट करो। ऊपर वाला तो कर लिया था ना, ये हो गया कि नहीं? व्हाइट वाला, व्हाइट वाला हो गया? ये वाला करो। बताइए, न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम पता चल गया? न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? ये ब्रीदिंग रेट को घटा भी सकता है। और एनसीईआरटी में कौन सा केस दिया हुआ है? बढ़ाने वाला, घटाने वाला? बढ़ाने वाला। अच्छा, अगर बढ़ाना है तो इंस्पायरेशन के टाइम को घटाना होगा, और अगर घटाना है तो इंस्पायरेशन के टाइम को बढ़ाना होगा। एक काम और कर लेना, यहां 12 से 16 मत लिखो। तो अब देखो, पहले कितनी थी? 12। अब कितनी हो गई? 15। हो गई कि नहीं हो गई? हम 5 सेकंड के अकॉर्डिंग जोड़ रहे हैं। वो तो रेंज लिख दिया था मैंने, रेंज गलत नहीं लिखा था कि हमारी ब्रीथिंग रेट 12 से 16 होती है। और अब देखो 12 थी, इसने क्या किया? कितना कर दिया? 15, यानी बढ़ा दिया ना, ब्रीथिंग रेट बढ़ गई।
और अगर ये इंस्पायरेशन के टाइम को बढ़ा दे तो एक्सपायरेशन के टाइम भी बढ़ जाएगा। बढ़ गया तो मैंने केस बताया था आपको, तो हमारा ब्रीदिंग रेट घटेगा। कोई डाउट? क्लियर हो गया ना? बिल्कुल बहुत आसान है, चीजों को आसानी से समझो, हो जाएगा। बढ़े आगे। यानी ये दोनों सेंटर के काम हमको पता चल गया। एक काम करते हैं, एनसीईआरटी भी लेते हुए चलते हैं। ह्यूमन के पास टेंडेंसी होती है, हमारे पास एबिलिटी होती है कि हम मेंटेन भी कर सकते हैं और मॉडरेट भी कर सकते हैं। क्या मेंटेन और क्या मॉडरेट कर सकते हैं? रेस्पिरेटरी रिदम्स को, यानी श्वसन संबंधित अभिक्रियाओं को मेंटेन भी कर सकते हैं और उसको मॉडरेट भी कर सकते हैं, मतलब बदल भी सकते हैं। ऐसा किस पर निर्भर करेगा? हमारे बॉडी की टिश्यू की आवश्यकता के अनुसार। राइट, दिस इज डन बाय न्यूरल सिस्टम। ये काम कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम। स्पेशल सेंटर होता है इसके लिए, कहां पे होता है? मेडुला में, मेडुला ऑफ द ब्रेन। अब ब्रेन का भी कौन सा भाग है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब ब्रेन का आखिरी भाग है ना, फिर आगे बोल रहे हैं, इसी में होता है रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करने वाला सेंटर। यही प्राइमरी सेंटर है जो जिम्मेदार है किसके लिए? रेगुलेशन ऑफ रिदम सेंटर, यानी रेस्पिरेटरी रिदम के लिए जिम्मेदार कौन है? आरआरसी। कह रहे एक और सेंटर है जो पोन्स में उपस्थित था, वो भी ब्रेन का ही पार्ट था, नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये बदल सकता है, ये मॉडरेट कर सकता है किसको? द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के काम को बदल देगा, यानी कि 12, अभी तक वो 12 मेंटेन करके चल रहा था, ये चाहे तो 12 से घटा भी सकता है, चाहे तो 12 से बढ़ा भी सकता है। कह रहे जब यहां से सिग्नल पहुंचेगा, जब यहां से सिग्नल पहुंचेगा इस सेंटर में, यानी जब जब कहां से सिग्नल पहुंचेगा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर से। कहां पे? आरआरसी में। तो क्या कर देगा ये रिड्यूस कर देगा द टाइमिंग मतलब ड्यूरेशन। किसका ड्यूरेशन? एंड देयर बाई अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। कह रहा है अगर इंस्पायरेशन का टाइम घटा देगा तो ब्रीदिंग रेस्पिरेशन रेट या ब्रीदिंग रेट अपने आप चेंज हो जाएगी। बोलो हुई थी कि नहीं चेंज? 12 से कितनी कर दी थी? 15 कर दी थी। सही है ना? और भी चेंज हो सकती है, वो तो मैंने एक एग्जांपल लिया था। अब आ गया तीसरा एरिया। तीसरा एरिया क्या था? सीएसए, कीमो सेंसिटिव एरिया। ये किसके पड़ोस में था? सिचुएटेड पड़ोस में। किसके पड़ोस में? आरआरसी के पड़ोस में था। ठीक, अब इसके बारे में पहले बता दें। कौन सा? सीएसए। अब सीएसए का पूरा नाम तो आप लोग जानते ही हो, सीएसए। जैसा कि इसका नाम है, जैसा कि इसका नाम है, तो पता चलता है कि ये कुछ केमिकल के लिए सेंसिटिव एरिया है। नहीं, कीमो मतलब केमिकल, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील। ये संवेदनशील एरिया है किसके लिए? केमिकल्स के लिए। जैसा कि इसका नाम है तो पता चलता है कि ये कुछ केमिकल्स जैसे मैं बताऊं CO2 और H+ आयंस एक्सेट्रा के लिए काफी सेंसिटिव रहता है, काफी सेंसिटिव मतलब संवेदनशील। देखो लग रहा है कि जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, जैसा कि इसका नाम है, नाम था कीमो सेंसिटिव एरिया, तो वैसे ही पता चल रहा है कि ये
कुछ केमिकल्स, कौन से केमिकल, CO2 और H+ आयन के लिए काफी सेंसिटिव एरिया है ना। जब भी किसी व्यक्ति की बॉडी में CO2 बढ़ जाए तो ये अच्छी बात है कि खराब बात? हमारी बॉडी पता है ये नहीं जांचती है, जैसे दुनिया ये नहीं जांचती आप कितने अच्छे हो। आप लाख अच्छाई कर दो, कोई आपको जल्दी से तारीफ नहीं करेगा, लेकिन आप एक बुराई कर दो, दुनिया आपको डिफेम कर देगी। बताओ। वैसे हमारी बॉडी की भी एक टेंडेंसी है, इसमें कितनी ऑक्सीजन है घंटा फर्क नहीं पड़ता बॉडी को, इसमें CO2 कितना है उससे फर्क पड़ता है। समझे मेरी बात? अगर CO2 पे फर्क पड़ता है तो आपको पता होगा H+ आयन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बोलो सही है ना? CO2 और H+ आयन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप बताइए हमारी बॉडी में O2 कितना है, इससे बॉडी को कोई लेना देना नहीं है। ये जो CSA है ये इनके लिए सेंसिटिव है, ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव नहीं है। ऑक्सीजन को अच्छा ही मानो, इनको बुरा ही मानो, तो हमारी बॉडी किन चीजों को पकड़ती है? बुरी चीजों को कि अच्छी चीजों को? ऑक्सीजन को नहीं पकड़ रही है, कहती है ऑक्सीजन तो हमारा दोस्त है, उसको तो रहने ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दुश्मन है पहले उनको पकड़ो। दुश्मन कौन है? CO2 और H+ आयन। इनको बॉडी में बढ़ना नहीं चाहिए। अगर मेरी बॉडी में CO2 ज्यादा है तो ये इससे क्या प्रतीत होता है? मेरी बॉडी में ऑक्सीजन कम है। अगर मेरी बॉडी में ऑक्सीजन कम है मतलब CO2 ज्यादा है, तो O2 को नहीं चेक किया जाएगा, किसको चेक किया जाएगा? CO2 और H+ आयन को, राइट। तो देखो लिखा हुआ है, जब भी देखो हम क्यों बाइलिंगुअल लिख रहे हैं, अपनी भाषा में चीजें याद होनी चाहिए। अपनी भाषा में हो जाएगी ना, कसम से आप सब कुछ कर लोगे। लेकिन अगर किताबी लैंग्वेज यूज करोगे भूल जाओगे, आज नहीं कल भूल जाओगे, राइट। तो जब भी हम हमारी बॉडी में CO2 और क्या H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, जब ज्यादा हो जाती है तब CSA एक्टिवेट हो जाता है। CSA क्या हो जाता है? CSA एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और जल्दी RRC क्या करता है? इन केमिकल्स को एलिमिनेट करने का प्रयास करता है। इन केमिकल्स को एलिमिनेट करके बॉडी में नॉर्मल सिचुएशन पैदा कर देता है। बोलो सही है? बॉडी में CO2 और H+ का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल कर देता है। बोलो सही है ना? नॉर्मल कर देता है मतलब जितना CO2 होना चाहिए मिनिमम, या जितना H+ आयन होना चाहिए उतना रहेगा, बाकी को बाहर निकाल दिया गया। मतलब CSA क्या करता है? जब भी हमारी बॉडी में, मेरी बॉडी में मान लो CO2 बढ़ गया, सुनना मेरी ध्यान से बात सुनना, मेरी बॉडी में CO2 बढ़ गया, इसका मतलब O2 कम हो गया। लेकिन O2 को नहीं देखती बॉडी किसको देखती है? CO2 को। अच्छा CO2 बढ़ गया तो H+ आयन भी ज्यादा, CO2 ज्यादा तो H+ आयन ज्यादा। अभी कल ही डिस्कस किया था, याद है ना? कल किया था कि नहीं किया था? तो इसका मतलब मेरी बॉडी में अगर CO2 बढ़ गया तो मेरा H+ आयन भी बढ़ गया। अब मेरी बॉडी के CSA को पता लग गया, CSA को सूचना चली गई, CSA ने तुरंत फोन किया किसको? RRC को। ये देख भाई तेरा जो कंट्रोल है ना वो गड़बड़ हो रहा है, अगर ऐसा होगा तो बॉडी में दिक्कतें पैदा हो जाएगी, बॉडी में टॉक्सिसिटी फैल जाएगी। उसने कहा तुम फोन रखो अभी मैं कुछ करता हूं। उसने तुरंत अपने सेंटर्स को एक्टिवेट किया कि ज्यादा से ज्यादा सांस छोड़ो। जब ज्यादा से ज्यादा सांस छोड़ेंगे CO2 निकल जाएगी, CO2 की बॉडी में कमी हो गई मतलब O2 बढ़ जाएगा। सांस ज्यादा छोड़ेंगे तो सांस लेंगे भी तो ज्यादा, तो CO2 निकल जाएगा, O2 अंदर, CO2 बाहर, O2 अंदर। और इस तरह से मेरे ब्लड में जो भी बढ़ा हुआ CO2 था या H+ आयन था वो धीरे धीरे कम मतलब नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। यही इसका काम था। अब समझ में आ गया होगा? जब किसी व्यक्ति में ये चीजें बढ़ जाती है तो तुरंत ये सूचना RRC को चली जाती है। RRC क्या करता है? ये ब्रीदिंग की प्रोसेस को चेंज कर देता है, गहरी सांस छोड़ने लगता है।
गहरी सांस छोड़ने से CO2 निकल जाता है और फिर जब गहरी सांस लेंगे तो O2 अंदर आ जाता है। मतलब अब हमारे अंदर नॉर्मल परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी और फिर जब नॉर्मल सिचुएशन पैदा हो जाएंगी तो CSA डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेट। CSA क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेट। अभी कैसा है? एक्टिवेट। जल्दी इन केमिकल को निकाल दिया जाएगा। एलिमिनेट करना मतलब निकालना, निकाल दिया जाएगा और उसके बाद CO2 और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, H+ आयन का ये कॉन्सेंट्रेशन दो बार लिख गया, का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल हो जाता है, का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल कर देता है। आइए जरा देखिए, कह रहा है कि एक कीमो सेंसिटिव एरिया होता है जो पड़ोस में होता है किसके? RRC के, यानी ये भी मेडुला में होता है। दिस इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड H+ आयन। हमें रटना भी नहीं है क्योंकि CO2 ज्यादा तो H+ आयन ज्यादा, CO2 कम तो H+ आयन कम। अच्छा, जैसे ही इंक्रीज हो जाते हैं ये दोनों केमिकल सब्सटेंस, मतलब ये जो सब्सटेंस है यानी दिस प्लस दिस, CO2 प्लस हाइड्रोजन आयन, जैसे ही बढ़ जाते हैं तो ये एक्टिवेट हो गया। अभी कैसा था? डीएक्टिवेट। अब जब बढ़ा तो एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट हो गया। ये सेंटर जैसे एक्टिवेट हुआ तुरंत सूचना चली गई RRC को। RRC ने तुरंत आवश्यकता के अनुसार एडजस्टमेंट कर लिया कि ब्रीदिंग रेट घटाना है कि बढ़ाना है। और इस प्रोसेस के दौरान जो ये सारे सब्सटेंस थे इनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। कितना आसान हो गया देखो। अभी एनसीईआरटी बैठ के रटते अब समझ गए। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, मेरी बॉडी में CO2 बढ़ गया भाई, मतलब क्या बढ़ गया? H+ आयन बढ़ गया। क्या ये अच्छी बात है? सुनो, अच्छी बात क्यों नहीं है? सुनो सुनो ध्यान से। मेरी बॉडी का CO2 बढ़ गया मतलब मेरी बॉडी का O2 घट गया। अरे O2 कम तो एनर्जी नहीं मिलेगी, मर जाऊंगा। इसीलिए बॉडी तुरंत क्या करती है? सूचना भेजती है किसको? CSA को। CSA कहता है, CSA सो रहा था, मेरा इनएक्टिव था, CSA तुरंत जगह, क्या है भाई? उसने बोला अरे CO2 इमरजेंसी बॉडी में CO2 बढ़ गया है, H+ आयन बढ़ गया है। उसने तुम जाओ। अभी मैं तुरंत याद किया, जगह यानी एक्टिवेट हो गया CSA, तुरंत अपना मोबाइल खोला, फोन लगाया RRC को। RRC तुरंत सो रहा था, RRC सोता नहीं है, RRC काम कर रहा था। वो तुरंत उसने फोन उठाया, इसने बोला देखो हालात बहुत बुरे हैं, इमरजेंसी है, इसकी बॉडी में CO2 बढ़ गया है, इसकी बॉडी में H+ आयन बढ़ गया है, मरने ही वाला है, कुछ करो। उसने कहा फोन रखो, फोन रखा। उसने तुरंत अपने 2 सेंटर होते हैं उसके पास भी, एक इंस्पायरेशन को कंट्रोल करने वाला, एक एक्सपायरेशन को। उसने दोनों को आदेश दिया, जा जल्दी जल्दी गहरी गहरी सांस छोड़, गहरी गहरी सांस ले। अब गहरी सांस छोड़ने से CO2 निकल गया, गहरी सांस खींचने से O2 अंदर आ गया और मेरा जो इमरजेंसी था वो नॉर्मलाइज हो गया। ये बंदा फिर से कौन सो गया? CSA। CSA जो एक्टिवेट था अब वो इनएक्टिव हो गया। क्यों? चैन की नींद कब सोते हैं? जब हालात सामान्य हो जाएं। अब हालात कैसे हो गए? सामान्य हो गए। कैसे सामान्य हो गए सर? हम कैसे मान ले? ये देखो ना, CO2 और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन। और अब CSA अंकल क्या हो जाते हैं? डीएक्टिव हो जाता है। बोलो, लिख लो, ये भी लिख लो। समझ में आ गया होगा सबको? क्या है ना, चीजों को अपनी भाषा में जब तक आप नहीं कन्वर्ट करोगे ना, किताबों की लैंग्वेज से बाहर आओ। मैं डेली कहता हूं एनसीईआरटी इतनी बेहतरीन किताब है, बस उसको प्रैक्टिकली पढ़ पढ़ के समझो, जैसे मैं बता रहा हूं। हमसे ये नहीं पूछा जाएगा आप हिंदी मीडियम से आए हो, इंग्लिश मीडियम से आए हो, नीट क्वालिफाई करके आए हो, दैट्स ऑल। आपसे नहीं पूछा जाएगा किसने पढ़ाया, अविनाश सर ने पढ़ाया कि फलाने ने पढ़ाया, धमाके ने पढ़ाया। बस नीट क्वालिफाई करके आए हो, ये बेहतर है। तो पढ़ाई के लिए ये मायने नहीं रखता कि कौन सी भाषा, कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी चीजें। पढ़ाई के लिए कॉन्सेप्ट मायने रखते हैं, तो कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट, भाषा नहीं। सही कह रहा हूं? चलो, ये बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। पर एक बात फिर दिक्कत कर रही है, एक बात फिर मुझे उलझन कर रही है। इनको कैसे पता चले? इनको जगाने कौन जाएगा? ये तो सो रहे थे।
इनको जगाने कौन जाएगा? कोई तो लफड़ा है, कोई तो लफड़ा है। पोन्स कहां जाएगा? पोन्स क्यों जाएगा? वो क्यों पेन लेगा? मैं बताता हूं, ध्यान देना। एक मिनट, अगले पेज पे आता हूं। सीएसए को कैसे पता चलता है कि H प्लस आयन और CO2 बढ़ गया है? मैं हेडिंग डाल रहा हूं। क्वेश्चन है मेरा, सीएसए को CO2 और बढ़े हुए CO2 और H प्लस आयन का पता कैसे चलता है? CO2 को बढ़े हुए सीएसए को बढ़े हुए CO2 व H प्लस आयन का पता कैसे चलता है? इसको कैसे पता लगा? बता रहा हूं मैं। इसको बताते हैं कुछ सेंसर। सेंसर जो सेंस करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सेंसर। जो चीज किसी चीज को सेंस करते हैं उसे क्या बोलेंगे? सेंसर। इसके लिए सेंसर लगे होते हैं। मेरा आंसर है सेंसर द्वारा पता लगता है। लेकिन सुनना, बॉडी के सेंसर को रिसेप्टर कहते हैं। आज के बाद देखो, गांठ बांध लो छोटी छोटी बातें। बॉडी के सेंसर को रिसेप्टर्स कहते हैं। देखो, ये दो रिसेप्टर होते हैं, ये दो रिसेप्टर होते हैं। एक प्रेजेंट होता है, देखो, हार्ट से एक वो निकलती है, एक बहुत मोटी सी वो निकलती है, ब्लड वेसल्स। हार्ट से एक बहुत मोटी सी ब्लड वेसल निकलती है, ठीक है, बहुत मोटी। और जगह जगह पर इसमें ब्रांचेस भी होती है, जगह जगह पर इनमें ब्रांचेस भी होती हैं, ठीक है। यहीं से बहुत सारी पतली ब्रांचेस भी निकलती हैं, ठीक है। ध्यान देना, हार्ट से एक बहुत मोटी सी चीज निकल रही है, इसका नाम है एरोटिक आर्च। एरोटिक आर्च, ये एरोटिक आर्च, ये है एरोटिक आर्च। ये आर्च बना रही है ना, ये आर्क बना रही है, इसलिए नाम पड़ा एरोटिक आर्क। क्योंकि आर्क बना रही, कर्व बना रही है, इसलिए नाम पड़ा एरोटिक। एरोटिक क्या होता है? सबसे बड़ी आर्टरी, सबसे मोटी आर्टरी। इससे मोटी आर्टरी कोई नहीं है। सबसे मोटी आर्टरी, सबसे मोटी आर्टरी को एरोटा कहते हैं। देखो, एरोटा वर्ड आया है इसीलिए। सबसे मोटी आर्टरी को एरोटा कहते हैं, ठीक है ना। ये तो गारंटी कि ब्लड तो हार्ट में ही आएगा, तो यहां लगाना चाहिए सेंसर। सही, देखो, दिमाग दिमाग से काम लिया नेचर ने, बहुत बुद्धि से काम लिया नेचर ने। सेंसर सही जगह लगाए कि भैया ब्लड तो हार्ट से बाहर फेंका ही जाएगा, वहीं लगा दो सेंसर, उसी में CO2 और H प्लस आयन पता लग जाएंगे। तो ये देखो, ये सेंसर लगा दिए यहाँ पे, ये सेंसर है, ये रिसेप्टर्स हैं, ये लगे हुए हैं यहाँ पे। दो चार इस तरफ लगा दो, दो चार उस तरफ लगा दो, ये है रिसेप्टर। बस दो चार डॉट बनाना है और क्या। ये रहा रिसेप्टर, ये रहा रिसेप्टर्स, ठीक है। अच्छा, और कहां होता है रिसेप्टर? ये तो एरोटिक आर्च में हो गया सर। सर ये किधर जा रहा है? ये जा रहा है, ये जा रहा है टू ब्रेन, ये जा रहा है टू ब्रेन, ये सप्लाई की जा रही है ब्रेन में। अच्छा, ब्रेन बहुत सेंसिटिव है। ब्रेन की अगर नसों में मतलब वही ब्लड वेसल्स में अगर सेंसर लगा दें तो वहां पे भी बहुत जरूरी है ब्रेन में लगाना, क्योंकि सारा कंट्रोल तो ब्रेन ही को करना है ना। तो एक लगा देते हैं हार्ट के अंदर, हार्ट के पास, और एक लगा देते हैं ब्रेन के करीब। ब्रेन के करीब होगा तुरंत पता चल जाएगा। अरे अगर सेंसर ब्रेन से दूर होगा तो देर में पता चलेगा, और अगर सेंसर ब्रेन के करीब होगा जल्दी पता लगेगा। तो इसीलिए बिल्कुल उसी आर्टरी में लगा देते हैं जो ब्रेन को सप्लाई कर रहे हैं। देखो, ये ब्रेन को आर्टरी सप्लाई कर रही है, ब्रेन को सप्लाई कर रही है। इस आर्टरी का नाम है कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। तो ये ब्रेन को जो सप्लाई करती है इसी आर्टरी का नाम है कैरोटिड आर्टरी। सेंसर यहां पे भी लगे हुए हैं,
सेंसर यहाँ पे भी लगे हुए हैं, ये देखो कैरोटिड आर्टरी में भी लगे हुए हैं, यानी रिसेप्टर यहाँ पे भी लगे हुए हैं। ये देखो रिसेप्टर सिर्फ वहां ही नहीं है, रिसेप्टर कितनी जगह है भाई? सर 2 जगह। रिसेप्टर कितनी जगह है? 2 जगह। तो रिसेप्टर्स 2 जगह है। सीएसए को बढ़े हुए CO2 और H+ आयन का पता कैसे चलता है? हमने बताया सेंसर द्वारा। बॉडी के सेंसर को, सेंसरी लिख किया है, बॉडी के सेंसर को रिसेप्टर कहते हैं। और ये रिसेप्टर कहां कहां पे है? 2 जगह है। पहला एरोटिक आर्च, सबसे मोटी आर्टरी को क्या कहते हैं? एरोटा। और आर्क क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर घूमा हुआ है, क्योंकि ये चाप बना रहा है, सोया चाप। अच्छा आगे, ये देखो, ये यहां से बहुत सारी ब्लड वेसल निकलती है और कुछ चली जाती है ब्रेन में। जो ब्लड वेसल ब्रेन में जाती है अपन उसे बुलाते हैं कैरोटिड आर्टरी। तो 2 जगह पे हमको सेंसर दिख रहे हैं। द फर्स्ट वन इज एरोटिक आर्च एंड द सेकेंड वन इज कैरोटिड आर्टरी। देखो ये ब्लड में डूबे हुए हैं, ब्लड के संपर्क में है, ब्लड में CO2 बढ़े कितना ज्यादा है इनको तुरंत नहीं पता चल जाएगा, और फिर तुरंत वो जाकर के इंफॉर्मेशन दे देंगे। किसको इंफॉर्मेशन दे देंगे? है ना, क्योंकि न्यूरॉन्स द्वारा जुड़े होते हैं ब्रेन से, ये सेंसर न्यूरॉन्स द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो कितनी जगह पर रिसेप्टर्स होते हैं? 2 जगह पर। पहली जगह बताओ, दूसरी जगह बताइए। कैरोटिड आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करती है? अच्छा, ये दोनों रिसेप्टर ब्लड में डूबे रहते हैं और ब्लड में बढ़ी हुई CO2 और H+ आयन को जांचते रहते हैं। जैसे इनको लगता है कि एक निश्चित लेवल से बढ़ गया है, तुरंत ये नर्व द्वारा जुड़े होते हैं सेंसर, ये नर्व द्वारा जुड़े होते हैं। नर्व कहां जाती है? ब्रेन में। तो ब्रेन तक तुरंत सूचना पहुंच जाती है। ब्रेन के किस भाग को सूचना पहुंचेगी? सीएसए को। सीएसए किसे देगा? आरआरसी को। आरआरसी क्या करेगा? आवश्यकता अनुसार श्वसन दर को बढ़ा या घटा लेगा। देखो ये सब यहां तक पढ़ा दिया था, यहां तक हो गया था। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एरोटिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी। एक तो एरोटिक आर्च में था और एक कहा था? कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी also can recognize changes in CO2 and H+ ion concentration and send the necessary signal to the RRC। ठीक है ना, मतलब ये भी क्या करेंगे? रिसेप्टर्स कैन आइडेंटिफाई इंक्रीज लेवल ऑफ किसके इंक्रीज लेवल को? इंक्रीज लेवल ऑफ CO2 and H+ ions and send signal to
send signal to CSA and thereby RRC। सही है ना? पहले CSA हो गई, CSA तो खुद पहचानता ही था थोड़े बहुत, और ये इसको भी दे देता है। फिर यहाँ RRC को पता चल गया, RRC ने एडजस्टमेंट कर लिया। इतनी बात क्लियर? तो देखो, दो जगह रिसेप्टर थे, यहां और यहां। इन्होंने पहचान लिया CO2 और H+ आयन के बड़े हुए लेवल को और सिग्नल भेज दिया टू द RRC, तो फाइनली वहां चला जाएगा। फॉर रिमेडियल एक्शन, मतलब जैसी भी जरूरी है वैसा। किसका रोल क्वाइट इनसिग्निफिकेंट दिख रहा था? ऑक्सीजन का। बताइए किसका रोल? ऑक्सीजन का। इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। बताओ रेस्पिरेटरी रिदम में किसका रोल क्वाइट इनसिग्निफिकेंट था? द रोल ऑफ O2 इन रेस्पिरेटरी रिदम is quite insignificant। इसका मतलब मैंने बताया था कि ऑक्सीजन को नहीं जांचा जाएगा, ऑक्सीजन का पता नहीं लगाया जाएगा, ऑक्सीजन का पता लगाया जाएगा CO2 और H+ आयन द्वारा। सही है ना? क्योंकि अगर ऑक्सीजन कम है बॉडी में तो CO2 और H+ आयन ज्यादा, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है मतलब CO2 और H+ आयन कम। तो इसलिए किसका रोल इनसिग्निफिकेंट हो गया? किसका रोल सिग्निफिकेंट है? CO2 और H+ आयन का। ये बात हो गई क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आया भी हुआ है तो 3-4 बार, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चलेंगे रेस्पिरेटरी डिजीजेस पे। 3 डिजीजेस एनसीईआरटी में दी हुई है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस। सबसे पहले दिया हुआ है अस्थमा, जिसको बोलते हैं दमा। दमा, दमा में होता क्या है? याद करो, हमारा जो ये था ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड हो गया था किसमें? ब्रोंकाई में। और ब्रोंकाई डिवाइड हो गया था किसमें? ब्रोंक्यूल्स में। हम मोटा मोटा केवल बता रहे हैं, अब तो आप सब जानते ही हो। तो ट्रैकिया डिवाइड हो गया था ब्रोंकाई में और ब्रोंकाई डिवाइड हो गया था ब्रोंक्यूल्स में। कभी कभी कुछ कारणों से ये जो पैसेज है ना यहाँ का, ये नैरो हो जाता है, ये पैसेज जो है नैरो हो जाता है। ये पूरा पैसेज सकरा हो गया, देख पा रहे हो आप? पूरा यहाँ पे सकरापन आ गया, कुछ चीजों के डिपॉजिट होने से सकरापन आ जाता है। अब सकरापन आ जाएगा तो एल्विलाई में कम एयर जाएगी कि ज्यादा? अच्छा, अगर कहीं पे किसी पाइप में सकरापन आ जाए, वहां से हवा फूको, आवाज आएगी, आवाज आएगी। जैसा सीटी एक नैरो पार्ट होता है, आगे देखो, आगे नैरो होता है। जब नैरो होगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वहां से आप हवा जब फूकोगे तो क्या हो जाता है, वहां से एक आवाज आती है, साउंड क्रिएट हो जाती है, राइट? साउंड क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यानी यहाँ पे हो गया स्पाज्म, स्पाज्म ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, स्पाज्म ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। स्पाज्म का मतलब हो गया यहाँ पे क्या? सकरापन, सकरापन। अच्छा, इससे क्या वो हो गया दिक्कत? क्या दिक्कत आ जाएगी? रिजल्ट ये होगा इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, यहाँ जलन होने लगेगी, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल।
इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, यानी दमा का मेन कारण है स्पाज्म ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इसकी वजह से क्या दिक्कत आएगी? जलन पैदा होने लगेगी। कहां पे? ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स। और इन्फ्लेमेशन में दो चीजें आती हैं हमेशा, एक आता है स्वेलिंग। तो देखो सूजन हो गई कि नहीं हो गई? ये देखो सूजने से ही तो सकरापन आया। अगर अंदर सूजन हो जाए तो ये सकरा हो जाएगी दीवार। ये जो अंदर का एरिया क्षेत्रफल है ये कम हो जाएगा, यानी पैसेज क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा कि ब्रॉड? नैरो हो जाएगा। तो एक स्वेलिंग और दूसरा बहुत पेन। स्वेलिंग और पेन को ही बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, हिंदी में बोलते हैं जलन, जलन होना, जलन। तो स्वेलिंग और पेन होने लगेगा कहां पे? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। अच्छा, इससे और इसका एक और रिजल्ट होगा क्या? मैंने बोला नैरोनेस हो गया ना, नैरोनेस होगा तो हवा पास जब होगी तो आवाज आएगी, आवाज आने को बोलते हैं व्हीजिंग, व्हीजिंग, ठीक है ना? व्हीजिंग मतलब सांस की आवाज आना, सांस लेने की आवाज सुनाई पड़ेगी। देखो दमा के पेशेंट जो होते हैं ना, ऐसे आवाज आती है ना, ऐसे लग रहा है खींच के सांस ले रहे हैं। सांस की आवाज सुनाई पड़ना। तो ये हो गया अस्थमा। देखो जरा समझ लो पहले फिर लिखो। रेस्पिरेटरी डिजीजेस में पहला डिजीज है कौन सा? अस्थमा। क्या लिखा है इसमें? डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी हो रही है, अभी तो दम लगाना पड़ रहा है सांस लेने में, और नाम पड़ा दमा। सांस लेने में फोर्स टी लगाना पड़ रहा है ना, ऐसे दम लगाना पड़ेगा, नाम हो गया दमा। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो गई। अच्छा क्या हो जाएगा? वीजिंग होगी। वीजिंग का मतलब आवाज सुनाई पड़ेगी। क्यों होगा? ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है ना? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत। सांस लेने में दिक्कत। कहीं भी इन्फ्लेमेशन आ जाए, दो बातें जरूर बोलना, स्वेलिंग और पेन। हिंदी में बोलते हैं जलन होना। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में जलन होगा क्योंकि स्पाज्म हो गया है, और वीजिंग होगी। वीजिंग का मतलब सांस की आवाज सुनाई पड़ना। फिर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होगी, दम लगाना पड़ेगा, नाम पड़ा दमा। अच्छा देखा होगा जिसको दमा होता है वो इनहेलर लेते हैं। इनहेलर करते क्या है? इनहेलर जैसे स्प्रे किया जाता है उसके अंदर होता है एंटीहिस्टामिन। क्या होता है? एंटीहिस्टामिन ब्लड वेसल को फैला देता है, तो यहां पर फैला देगा तो अब सांस ज्यादा जाने लगेगी कि कम? ज्यादा जाने लगेगी। जब तक उसका असर रहेगा सांस ज्यादा जाने लगेगी, तो कुछ पल के लिए दमा से राहत मिल जाती, कुछ पल के लिए। परमानेंट इलाज तो है नहीं। अब ऐसा तो है नहीं ब्रश डाल के सफाई कर दी, है ना? पता लगा जैसे बॉटल की सफाई करते हैं, मुंह से ब्रश घुसाया, साफ हो गया। हाँ वही कह रहे हैं, दुनिया से ही साफ हो जाएगा। हो गया क्लियर? बढ़े आगे।
अगला रोग है एम्फीसिमा, सुना है? एम्फीसिमा सुना है? देखा नहीं? देखोगे कभी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है एम्फीसिमा। एम्फीसिमा, ठीक है। अब जरा देखो इसमें क्या होता है। इसमें जो लंग्स की जो एल्विलाई है ना, ये एल्विलर वॉल है, एल्विलर वॉल ये डैमेज हो जाती है। एल्विलर वॉल डैमेज हो गई। अब एल्विलर वॉल डैमेज हो जाती है। जब एल्विलर वॉल डैमेज हो जाती है ना, तो क्या दिक्कत क्रिएट हो जाती है इसमें? एल्विलर वॉल डैमेज ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू सुट्टेबाजी, समझ रहे हो? सुट्टेबाजी से ये खराब हो जाता है। जब सुट्टेबाजी करते हैं ना, है ना, तो एल्विलर वॉल डैमेज ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, यानी जब सुट्टेबाजी करते हैं तो ये रोग होगा, समझे? अच्छा, क्या हो जाता है सुट्टेबाजी करने से? इसमें ये हो जाता है, सट्टेबाजी मत लगा देना, सट्टेबाजी कर, ऊ की मात्रा हटाओगे सब चेंज हो जाएगा, है ना? ऊ की मात्रा हटाओगे सब चेंज, सट्टेबाजी हो जाएगा। तो डैमेज ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। अच्छा, एल्विलर वॉल डैमेज हो गई क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं। अच्छा, इसकी लंग्स जो वाल की इलास्टिसिटी वो लूज हो जाएगी। एल्विलर वॉल इलास्टिसिटी ऑफ एल्विलर वॉल, इलास्टिसिटी ऑफ एल्विलर वॉल डिक्रीज हो जाती है। इलास्टिसिटी ऑफ एल्विलर वॉल डिक्रीज हो जाती है। ये नीचे एरो, इलास्टिसिटी कैसी हो गई? डिक्रीज, इलास्टिसिटी कम हो गई। अब अगर इलास्टिसिटी कम हो गई तो बताओ, एल्विलाई फैल गई ना परमानेंटली, अब सिकुड़ नहीं पा रही है, फैल गई सिकुड़ नहीं पा रही। वैसे ऐसे होता था, सांस खींचा फैल गई, सांस छोड़ा सिकुड़ गई, सांस खींचा फैल गई, सांस छोड़ा सिकुड़ गई। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है, फैल तो गई है, सिकुड़ नहीं पा रही है, फैली रहेगी, ठीक है ना, सिकुड़ नहीं पाएगी। क्यों? इलास्टिसिटी खराब हो गई। जैसे होता नहीं है, इलास्टिक, कोई इलास्टिक वाली चीज हो खराब हो जाए, पता लगा सरक गई, है ना? अच्छा, इसीलिए नाले वाला पहनते हैं। नहीं नहीं, हम तो पहनते हैं। आगे देखो, इलास्टिसिटी ऑफ एल्विलर वॉल ये डिक्रीज कर जाती है, इसलिए एल्विलाई एल्विलाई में एक्सपायरेशन के बाद भी एयर बची रहती है, इसलिए इसको ऐसे मत लिखो। इसीलिए ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है कि नॉन क्रॉनिक? दिस इज क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब बहुत गंभीर है। दिस इज क्रॉनिक डिसऑर्डर। इससे जो रेस्पिरेटरी सरफेस है ना वो घट जाएगा, रेस्पिरेटरी सरफेस जो है ना वो घट जाएगा। ये देखो, क्रॉनिक डिसऑर्डर है, क्रॉनिक डिसऑर्डर है इन विच एल्विलर वॉल आर डैमेज, एल्विलर वॉल डैमेज हो गया ड्यू टू रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज, यही बता रहा था, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो गया। सबसे बड़ा कारण क्या था इसका? सुट्टेबाजी, ठीक है ना? तो क्रॉनिक डिसऑर्डर है, इसमें रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज मतलब एक लाइन एडिशनल जुड़वा देता हूं, यानी सांस लेने पर बहुत दिक्कत होगी, सांस छोड़ने पर।
प्रॉब्लम होगी। और इसका इलाज है बायोटेक्नोलॉजी द्वारा एक केमिकल बनाया है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये आप बायोटेक में पढ़ोगे। इसका इलाज क्या है? एक केमिकल बनाया है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन द्वारा इसका इलाज किया जाता है। और ये बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। केमिकल है, केमिकल बनाया गया है, ठीक है ना। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन द्वारा इसका इलाज किया जाता है और ये हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाएंगे। ये केमिकल हमने बायोटेक मेथड से बनाया है। किस मेथड से बनाया है? बायोटेक मेथड से बनाया है। एल्विलर वॉल डैमेज हो गया। क्यों डैमेज हो गया सर? क्योंकि बहुत ज्यादा सुट्टेबाजी करी, ठीक है ना। दूसरा, इलास्टिसिटी ऑफ एल्विलर वॉल घट गई। इसका मतलब ये बहुत क्रॉनिक डिसऑर्डर है और रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। ये सांस छोड़ने वाली दिक्कत है। दमा में सांस खींचने में दिक्कत होती थी, इसमें सांस छोड़ने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत ही दिक्कत है। सांस लो तो दिक्कत, सांस छोड़ो तो दिक्कत, ना लो तो दिक्कत, रुक गई तो दिक्कत। उससे सिगरेट स्मोकिंग इसी के आगे का स्टेज है। कैंसर अलग चीज हो गई। कैंसर जो होता है वो सिगरेट स्मोक में जो सिगरेट स्मोक जो है, जब वो और करते जाएंगे, एक्सेसिव करेंगे तो कैंसर होने का खतरा और बढ़ जाता है। यानी एम्फीसिमा वगैरह इग्नोर कर देंगे। जब एम्फीसिमा को इग्नोर करेंगे तो यही लंग कैंसर का कारण बन सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। अगला लास्ट है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी इसको ORD भी कहते हैं। अच्छा, ऑक्यूपेशन जैसे कुछ इंडस्ट्री से संबंधित है। इंडस्ट्रीज जैसे कोल माइनिंग, जैसे कोल माइंस, और जैसे ग्राइंडिंग फैक्ट्री, जैसे स्टोन ब्रेकिंग, जैसे सीमेंट फैक्ट्री। इनमें काम करने वाले लोगों में, इनमें काम करने वाले पर्सन्स में, जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उन पर्सन्स में, काम करने वाले पर्सन्स में यहां से निकलता है, पहले ये लिख लो, यहां से क्या दिक्कत होती है। यहां से एक्सेसिव डस्ट निकलती है, एक्सेसिव डस्ट एंड फ्यूम्स, यानी
धूल टाइप का फ्यूम्स, डस्ट और फ्यूम्स निकलती है। ये फ्यूम्स, इतना ज्यादा डस्ट और फ्यूम्स किसी पर्सन का जो डिफेंस सिस्टम है वो झेल नहीं सकता। ठीक है ना, मतलब जो लोग यहां काम करते हैं, जो पर्सन यहां रहते हैं, जो पर्सन यहां रहते हैं, उनकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम इसे फेस नहीं कर पाता। इसे फेस नहीं कर पाता है। और इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर फेस नहीं कर पाया तो ज्यादा से ज्यादा डस्ट पहुंचेगा। ठीक है ना, इनकी एंट्री हो जाएगी कहां पे? एंट्री इंटर्स इन लंग्स। इंटर्स इन लंग्स। अब लंग्स में जाने के बाद दो चीजें कॉज करेंगे। एक तो पता ही क्या करेंगे, अंदर प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू को बढ़ाएंगे। प्रोलिफरेट मतलब होता है बढ़ाना, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू कहां पे? लंग्स के फाइब्रस टिश्यू को बढ़ाएंगे। लंग्स में फाइबर बढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं फाइब्रोसिस। लंग्स में फाइब्रस टिश्यू बढ़ाने को क्या बोलते हैं? फाइब्रोसिस। और दूसरा पता क्या करेंगे? दूसरा सीरियस लंग डैमेज कर देंगे। सीरियस लंग डैमेज, ऐसा नहीं नॉर्मल लंग डैमेज करेंगे, सीरियस लंग डैमेज। सीरियस लंग डैमेज कर देंगे, यानी पूरा फेफड़ा ही डैमेज, डेथ हो जाएगी। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर व्यवसाय से संबंधित रोग हैं। देखो, जैसे कोयले के खानों में काम करने वाले हो, ग्राइंडिंग फैक्ट्रीज में काम करने वालों में, स्टोन ब्रेकिंग फैक्ट्रीज काम करने वालों में, सीमेंट की फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों में, वहां बहुत ज्यादा धूल धक्कड़ पैदा होती है। धूल धक्कड़ जो होती है, वो पर्सन जो वहां रहते हैं या काम करते हैं, उनकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम कोप अप नहीं कर पाता। इसे कोप अप नहीं कर पाता मतलब फेस नहीं कर पाता। अगर फेस नहीं कर पाएगा, परिणाम स्वरूप क्या होगा? ये हमारे फेफड़ों में, मतलब उनके फेफड़ों में आ जाएंगे। फेफड़ों में आने के बाद उनके फाइब्रस टिश्यूज बढ़ने लगेंगे। प्रोलिफरेट मतलब होता है बढ़ना, और इस केस को फाइब्रोसिस बोला है एनसीईआरटी में। इसका रिजल्ट ये होगा कि आपका सीरियस लंग डैमेज हो गया। और इससे बचने का एकमात्र उपाय है केवल मास्क पहने, वो भी बेटर क्वालिटी का। हाँ, तो डिक्रीज तो हो ही रही है ना, इलास्टिसिटी डिक्रीज हो गया, अब लंग फूलेंगे नहीं, डैमेज हो जाएंगे धीरे धीरे। बचने के लिए प्रोटेक्टिव मास्क पहनना चाहिए। इसलिए आजकल तो कंपलसरी हो गया है, आजकल तो कंपलसरी कर दिया है। बचने के लिए प्रोटेक्टिव मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा। बचने के लिए प्रोटेक्टिव मास्क का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 डिसऑर्डर थे अस्थमा, जो जिसमें हुआ था इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। और फिर दूसरा रोग बताया था जो एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग से होता है, नाम था एम्फीसिमा। एम्फीसिमा में क्या हो जाता है? क्रॉनिक डिसऑर्डर है। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाता है? सरफेस एरिया घट जाता है और इलास्टिसिटी भी घट जाती है, जिससे एयर छोड़ने में काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और इसके इलाज के लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी से केमिकल बनाया है, नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है काफी बार, नीट में तो काफी फेवरेट क्वेश्चन है।
किसके? ये एग्जाम्पल ही तो है, एग्जाम्पल है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन नाम बता दे, सिलिकॉसिस, एस्बेस्टोसिस, ठीक है ना, ये सारे सिलिकॉसिस, एस्बेस्टोसिस सिलेबस में नहीं है। नाम अगर जानना है तो सिलिकॉसिस, एस्बेस्टोसिस। जो लोग सिलिका की खानों में काम करते हैं उनके लिए सिलिकॉसिस वर्ड आता है, ठीक है ना, और जो लोग एस्बेस्टॉस की खान में काम करते हैं उनके लिए एस्बेस्टोसिस वर्ड आता है। सिलिका का डिपॉजिट होना सिलिकॉसिस, एस्बेस्टॉस का डिपॉजिट होना, ठीक है ना, एस्बेस्टोसिस। इतनी बातें क्लियर? देखो क्या लिखा है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इंडस्ट्री से संबंधित है, स्पेशली ग्राइंड फैक्ट्री से, स्टोन ब्रेकिंग फैक्ट्री से बहुत ज्यादा धूल निकलती है और डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुल्ली कोप अप, यानी झेल नहीं पाता बॉडी, बॉडी सिचुएशन को झेल नहीं पाता, लंबे समय पर रहने पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और क्यों, किसकी वजह से हो गई? फाइब्रोसिस की वजह से, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू इज नोन एज फाइब्रोसिस एंड दस कॉजिंग द सीरियस लंग डैमेज। सीरियस लंग डैमेज हो जाएगा। वर्कर्स को क्या पहनना चाहिए? शुड मतलब चाहिए, बियर मतलब पहनना, प्रोटेक्टिव मास्क, सही है, बचाव के लिए प्रोटेक्टिव मास्क पहनने चाहिए। Pneumotaxic center can moderate the function of respiratory rhythm center is located in न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां पे? न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो मॉडरेट करता है फंक्शन को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, कहां लोकेटेड होता है? फोन्स, वही तो। रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला का पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, विच ऑफ फॉलोइंग प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन? मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन, ठीक है। अगर CO2 लेवल बढ़ जाए ब्लड में तो बताओ ब्रीदिंग रेट बढ़ जाए, नहीं, ब्रीदिंग रेट क्या होगी? अगर CO2 लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा तो ब्रीदिंग रेट है ना फास्ट हो जाएगी, तेजी से, ताकि CO2 निकाल दिया जाए और O2 को ले लिया जाए, ठीक है ना, तो इंक्रीज हो जाएगी। Chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to बोथ तो हो नहीं सकता, केवल CO2, क्योंकि इसका रोल तो था क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, याद है ना। Pneumotaxic and inhibitory center are associated with pneumotaxic and inhibitory center are associated with respiration, breathing, inspiration only, expiration only। अब बताओ, ब्रीदिंग सही है ना। रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन इज स्टिमुलेटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट, है ना, वो भी आर्टेरियल ब्लड में कि वेनस ब्लड में? देखो ऑक्सीजन वाले तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ आई CO2, अब CO2 कहां पे चेक की थी? एरोटा में ना, एरोटा और कैरोटिड आर्टरी में ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? सही है ना। अस्थमा, स्पाज्म ऑफ ब्रोंकियल मसल्स, स्मोकिंग, जब CO2 बढ़ जाएगी तो क्या हो जाता है ब्लड में? फास्टर हो जाएगी, क्या हो जाएगी? फास्टर। अच्छा एक बात बताइए, फोर्स्ड फ्लो ब्रीदिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस सेंटर। चार ऑप्शन अगर हम आपको दें, चार ऑप्शन दे रहे हैं, वॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक,
यहाँ लिखा है फोर्सफुल या इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री, जबकि नॉर्मली इनवॉलेंट्री होती है। अगर यहाँ पे इनवॉलेंट्री लिखा होता, फोर्सफुल ना लिखा होता, तब आपका मेडुला हो जाता। लेकिन यहाँ पे लिखा है फोर्सफुल और वॉलेंट्री, ऐच्छिक, इच्छा से। जैसे मैं अभी, मेरी इच्छा है कि मैं गहरी सांस खींचूंगा, मेरी इच्छा है कि मैं गहरी सांस छोड़ूंगा, तो हो जाएगा चौथा ऑप्शन। ऐच्छिक काम ये करता है। याद रखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट डाउन, इसीलिए एक्स्ट्रा करा दिया, ये पूछा जाता है। और ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है जो अभी किया। इफ CO2 लेवल इज हाई इन, इफ CO2 लेवल इज हाई इन ब्लड, हाई इन ब्लड, देन ब्रीदिंग विल बी, ये जो अभी कराया था, लेकिन उसको नोट कर लो। ब्रीदिंग विल बी स्लो, नहीं सर, फास्ट, अनचेंज, नहीं ये तो गलत है। फोर्सफुल और वॉलेंट्री वर्ड आ जाए तो आप आंसर दोगे सेरिब्रम। अगर नॉर्मल ब्रीदिंग की बात करता मेडुला, इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग की बात करता मेडुला। लेकिन यहां पे दो शब्द बहुत इंडिकेटिंग है, एक है आपका फोर्सफुल और दूसरा है वॉलेंट्री। ब्रीदिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, हमारी इच्छा से हो रहा है कि हम अपनी इच्छा से सांस लेंगे, गहरी सांस। तो इच्छा वाली चीजें कहां से होती हैं? हाँ, सेरिब्रम से। सेरिबेलम अलग होता है, सेरिब्रम अलग होता है। इतनी बातें क्लियर है? ये बताओ, कुछ और क्वेश्चन है? Pneumotaxic center which can moderate the function of respiratory. Bones region of brain. Matching. कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, बताओ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन एक्स किसके किससे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित होगा। डायाफ्राम इंस्पायरेशन से संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना। लैरिंग्स जो होता है वो है कोई कार्टिलेज का बना होगा। और पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई हो जाएगा आपका ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर से, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्लियर है ना? ये अफेक्टेड बाई मतलब ये कब एक्टिवेट होगा? एक्सेस CO2 एंड H+ आयन, एक्सेस CO2 एंड H+ आयन। कौन सा ऑप्शन? थर्ड। रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल मेनली बाई CO2 लेवल ऑफ ब्लड। अब ब्लड में भी आर्टरी और वेन कर देता तो आर्टरी, याद है ना रोटा। चलो, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज स्टिमुलेटेड बाई, देखो वही क्वेश्चन आ गया जो पूछ रहे थे। CO2 लेवल इन द एट्रियल ब्लड, CO2 लेवल या एट्रियल ब्लड। ये बताओ, स्टेटमेंट कंप्लीट करना है यहां से देख के। रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एरोटिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी कैन रिकॉग्नाइज द चेंज इन CO2 हो जाएगा, और ये आगे वाला सेकंड वाला हो जाएगा H+ आयन, ठीक है ना। एंड सेंड द नेसेसरी सिग्नल टू द RRC, आंसर हो जाएगा सेकंड।
हाँ ये बताओ। रेट ऑफ ब्रीथिंग इज रेगुलेटेड बाय रिदम सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लांगेटा। बताओ। हाँ पहला सही। चेंज इन द CO2 लेवल ऑफ द एट्रियल ब्लड कंट्रोल द रेट ऑफ ब्रीदिंग। CO2 लेवल, अगर CO2 लेवल चेंज हो जाएगा एट्रियल ब्लड का तो रेट ऑफ ब्रीदिंग कंट्रोल होगी। सही है, दोनों सही है। ये बताओ। CO2 कैन किल द पर्सन बिकॉज ऑफ इज एक्सट्रीमली हाई एफिनिटी फॉर। हाँ कार्बन मोनो था, CO2 नहीं। हाँ कल बताया था ना, हीमोग्लोबिन। अस्थमा, नहीं। इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रैकिया कहाँ बताया था? फोर्थ है, फोर्थ। पता है अस्थमा एलर्जी की वजह से होता है, डस्ट एलर्जी से, एलर्जी की वजह से होता है। अस्थमा डस्ट एलर्जी की वजह से भी होता है। ये वाला बताओ, कल क्लोराइड शिफ्ट और बताया था। क्लोराइड शिफ्ट इज द एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड ऑफ प्लाज्मा एंड बाइकार्बोनाइन ऑफ आरबीसी। सही है। क्लोराइड शिफ्ट मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस बिटवीन द आरबीसी एंड प्लाज्मा। गलत। ये कहां मेंटेन करता था? हाँ इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करता था। ये देखो अभी किया है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। सही है। इंक्रीज इन PCO2 H+ ion input from the chemosensitive can activate respiratory rhythm to make necessary adjustment। ये भी सही है। क्या एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा है, वो अलग स्टेटमेंट है, ये अलग है। ये बताइए, नहीं ये वाला बताइए, एम्फीसिमा वाला। एम्फीसिमा इज द परमानेंट एबनॉर्मल इन्फ्लेशन, ठीक है ना, इन्फ्लेशन ऑफ द एयर स्पेस ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और एल्विलर सैक। परमानेंट एबनॉर्मल यानी परमानेंट फूल जाती है। सही तो है, सही तो है। और डिस्ट्रक्शन ऑफ पल्मोनरी टिश्यू स्पेशली एल्विलर सेप्टा फ्लैटनिंग द एल्विलर डक्ट इन एम्फीसिमा। हाँ एल्विलर डक्ट ऐसे फ्लैट हो जाएगी, खिंच जाएगी। सही है। क्या एक्सप्लेन कर रहा है? अरे आगे आगे चला गया मतलब। ये बताइए, बिल्कुल एनसीईआरटी की उस पे है। अस्थमा में डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, कॉजिंग व्हीजिंग। सही है। अस्थमा अकर्स ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। दोनों सही है, पर क्या एक्सप्लेन कर रहा है? बताओ। कर रहा है भाई, अस्थमा में जलन होगी तभी तो ब्रीदिंग में दिक्कत आ रही है। नहीं, अस्थमा में जलन होगी तभी तो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आ रही है। यानी असर्जन भी सही है, रीजन भी सही है, और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। समझ में आई बात? तो ये हमने कुछ क्वेश्चन भी करा दिए। अभी आज आपको एक DPP मिलेगी, वो करके लाइएगा।